अर्पिता ने उसके पीछे से जाते हुए उस आदमी को पुकारा। उसकी आवाज सुनकर वो अपनी जगह रुक गया, लेकिन बिना कुछ कहे वो वापस चलने लगा। बहन जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। साथ ही मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर कभी आपका नुकसान भरपाई के सिलसिले में मन बदलता है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। असिस्टेंट अर्पिता के हाथ में वो कार्ड थमाते हुए जल्दी ही संजय की तरफ भागा। जब वे लोग ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचे, ऑपरेट करने वाली लाइट शुरू हो गई। बॉस, आपकी शर्ट फट चुकी है। क्या आप दूसरे कपड़े पहनना चाहेंगे? असिस्टेंट ने उस फटे हुए शर्ट की ओर इशारा करते हुए बड़ी सावधानी से अपने बॉस से पूछा। वो अपने बॉस को कई सालों से जानता था, पर यह पहली बार था कि वो अपने बॉस को ऐसी हालत में देख रहा था। उसकी शर्ट फट चुकी थी, शर्ट के बटन निकल चुके थे और उसकी पैंट पर केक के दाग लगे हुए थे। उस औरत का सोचते हुए, जिसने उसके बॉस से माफी की डिमांड रखी थी, असिस्टेंट के पसीने छूट गए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। संजय की आंखें अभी भी ऑपरेशन थिएटर के उस लाइट पर टिकी हुई थी। कुछ देर बाद वो लाइट बंद हुई। बच्चे भी खतरे से बाहर है। फिलहाल वो बेहोशी में है। कुछ देर बाद उसे होश आ जाएगा। डॉक्टर ने अपने चेहरे पर से मास्क उतारा और वो खुशखबरी उन्हें सुनाई। मुझे कहना पड़ेगा, ये बच्ची बहुत किस्मत वाली है। हमारे हॉस्पिटल में AB नेगेटिव ब्लड अवेलेबल ही नहीं था, पर शुक्र है उस भली औरत का जिसने समय पर आकर इस बच्ची के लिए अपना ब्लड डोनेट किया, और उसी वजह से ये बच्ची आज हमारे सामने सही सलामत है। संजय बड़े आश्चर्य के साथ डॉक्टर की बातों को सुन रहा था। उसने अपने असिस्टेंट की ओर देखा। उस औरत ने उसकी बेटी की जान बचाई थी। संजय ने असिस्टेंट को संजय के इरादे पता चल गए थे और वो जल्दी से ब्लड डोनेशन के लिए जाने वाले रूम की ओर भागा, मगर वो जल्द ही वापस आ गया। बॉस, नर्स ने बताया कि वो औरत जा चुकी है। जा चुकी है? संजय मित्तल असिस्टेंट को कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने देखा कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर उसकी बेटी को लाया जा रहा है। वो जल्दी से उसके पास गया। अर्पिता जमीन से सटकर खड़े हुए दीवार की ओर टकटकी लगाए सोच रही थी। उसने अपने हाथ में पड़े बिजनेस कार्ड की ओर देखा और उसे गुस्सा आने लगा। जैसे ही वो उस बिजनेस कार्ड को कचरे के डिब्बे में फेंकने वाली थी, उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने उस कार्ड को जेब में रख लिया। फिर वो लिफ्ट के पास चली गई। जब वो एक ऑफिस के रूम के पास पहुंची, जोर से दरवाजा खोलते हुए वो सीधा अंदर चली गई। उसके चेहरे पर दयनीय से भाव थे। हे डार्लिंग, आई एम वेरी सॉरी, पर तुम्हारा केक मुझसे बर्बाद हो गया। लेकिन तुम्हें मैं मिल तो रही हूँ ना शादी में। इससे पहले कि अर्पिता अपनी बात खत्म कर पाती, एक आदमी ने कोई एप्लीकेशन लेटर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने वो लेटर जल्दी से ले लिया। ये क्या है? मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढी है। जॉब की सारी डिटेल इस लेटर में है। क्या तुम्हें कल के इंटरव्यू के लिए कोई सवाल पूछना है? एक नौजवान कम उम्र की औरत अर्पिता को देखकर उसे बताने लगी। प्रिया अर्पिता की बेस्ट फ्रेंड थी और साथ ही साथ उसकी सबसे बड़ी क्रेडिटर भी थी। पिछले कुछ सालों में प्रिया ने न सिर्फ अपनी चीजों को कुर्बान किया, बल्कि अर्पिता के लिए उसके कुछ कर्ज भी चुकाए। अर्पिता फिलहाल सिर्फ पैसे कमाना चाहती थी, जिससे वो प्रिया के कर्ज को चुका सके। कोई बात नहीं प्रिया। अर्पिता ने उस एप्लीकेशन लेटर को अपने हाथ में रखा। अपनी चमकती हुई आंखों से प्रिया को कहा, पर तुम्हारे बर्थडे केक का क्या? क्या अभी किसी ने नहीं कहा कि वो शादी में खुद को दे देगी? मुझे अभी याद आया कि जिसने तुम्हारा बर्थडे केक बर्बाद किया, उस आदमी ने अपना बिजनेस कार्ड मुझे दिया है। क्या वो शादी के लिए परफेक्ट इंसान नहीं रहेगा? अर्पिता ने अपने बैग से निकालते हुए वो बिजनेस कार्ड प्रिया के डेस्क पर रखा। अर्पिता प्रिया की ओर झुकी और प्रिया को गाल पर एक किस देते हुए कहने लगी, हे डार्लिंग, मुझे अभी अपनी इंटरव्यू की तैयारी करने जाना है। हैप्पी बर्थडे। और फिर वो रूम से चली गई। अर्पिता अपने उस इंटरव्यू के लिए बड़ी ही लगन से तैयारी की और अगले ही दिन वो सुबह जल्दी निकल गई। जब उसने फॉर्म पर दिए हुए एड्रेस पर पहुंचकर गाड़ी लगाई, तो वो थोड़ी देर के लिए किसी ख्याल में पड़ गई। मित्तल हाउस ठीक उसके सामने था, जिसका आंगन किसी बगीचे से कम ना था।
मित्तल परिवार दिल्ली के सबसे मशहूर परिवारों में से एक था। उस घर का बाहरी रूप ही किसी को उस घर के लिए आदर और डर दिलाने के लिए काफी था। ऊपर से घर के मेन गेट पर काफी भीड़ इकट्ठा हुई दिखाई दे रही थी। वो सिचुएशन किसी नर्स के इंटरव्यू की नहीं, बल्कि किसी राजा का स्वयंवर हो रहा हो ऐसी दिखाई पड़ रही थी। अर्पिता ने इंटरव्यू के लिए आने से पहले इंटरव्यूअर पर सारी रिसर्च कर ली थी। संजय मित्तल पूरे दिल्ली शहर का मोस्ट एलिजिबल बैचलर था। वो कुंवारा था, मगर उसकी 4 साल की एक बेटी थी, घमंडी, अट्रैक्टिव। उसने तो ये भी सुना था कि ये यंग बॉस बहुत ही हैंडसम शख्स है। इंटरनेट पर ये सारे कमेंट पढ़ते हुए जब अर्पिता अपने मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी, तभी उसके मन में कल वाले उस रूड इंसान का ख्याल आया जिसने उसकी फर्स्ट किस चुरा ली थी। वो सोचने लगी, कल वाले उस आदमी और संजय मित्तल में से सबसे ज्यादा हैंडसम कौन है? जिन जिन लोगों ने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है वो मेरे पीछे आए। ये कहते हुए उस घर के नौकर ने सबका बायोडेटा लिया और घर के अंदर जाने लगा। वो नौकर अभी घर के अंदर जाने ही लगा था कि उसके कदम वहीं रुक गए। जल्दी से वहां मौजूद सारे लोग रुक गए और मेन गेट की तरफ आदर भरी नजरों से देखने लगे। अगले ही पल वहां एक चमकदार स्पोर्ट्स कार दाखिल हुई। बॉस, सबका यूं एक साथ सर झुका के रुक जाना उस इंसान के लिए सबकी इज्जत को दर्शा रहा था। फिर वो कार अंदर चली गई। तुम अभी तक वहीं क्यों खड़ी हो? चलो अंदर। नौकर की इस आवाज ने अर्पिता को अपने ख्यालों से बाहर निकाला। उसे समझ आया कि वो अपने ग्रुप से काफी पीछे छूट चुकी है और पीछे खड़े बॉडीगार्ड इसी बात से चिढ़ रहे हैं। अभी वो इसी सोच में थी कि कार में साइड से दिखी किसी इंसान की छवि उसे जानी पहचानी हुई सी लग रही थी। क्या अर्पिता की आंखें उसके साथ कोई खेल खेल रही थी, या ये बस उसका वहम था? मित्तल हाउस में वाकई में अर्पिता कल मिले उस घमंडी इंसान से टकरा चुकी थी। मित्तल हाउस के आलिशान हॉल के सामने नौकर सभी लोगों का इंटरव्यू ले रहा था, जो नर्स की पोजीशन के लिए आखिरी राउंड तक आ चुके थे। तभी अचानक से एक चौंका देने वाली आवाज आई। अर्पिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्पिता ने ऊपर अपनी नजरों को कसते हुए देखा, क्योंकि वो चेहरा पहचाना हुआ सा लग रहा था। कहना मत कि तुम भी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हो। साक्षी ने हाथ फोल्ड करके बड़े एटीट्यूड के साथ अर्पिता को कहा। तुम सिर्फ एक आधी अधूरी नर्स हो। तुम्हारे पास उस लिटिल प्रिंसेस का ध्यान रखने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? अर्पिता साक्षी की ये बात सुनकर काफी बेचैन हो गई। उसने वो नर्सिंग कोर्स साल के बीच में ज्वाइन किया था और साक्षी उसकी क्लासमेट थी, जो कि उस क्लास की टॉपर भी थी। अर्पिता, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझसे कम्पीट करो। यहाँ सबको पता है कि साक्षी सबसे बेस्ट है। अच्छा होगा तुम अभी यहाँ से चली जाओ। बड़े अहंकार और गुस्से में साक्षी उससे ये कहते हुए चली गई। जब से अर्पिता ने वो नर्सिंग क्लास ज्वाइन की थी, तब से साक्षी ने क्लास की सबसे सुंदर लड़की होने का खिताब खो दिया था। इसी वजह से उसे अर्पिता के लिए हीन भावना थी। कैसे ये लड़की सिवाय अपनी सुंदरता के उसे सेम लेवल पर उसे मैच कर सकती है? देखिए सर, साक्षी यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है, नौकर ने घर के मैनेजर से कहा। अपना नाम सुनकर साक्षी अपनी जगह से सर उठाकर खड़ी हो गई। उसे पूरा विश्वास था कि वो इस इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाएगी। उसकी सुंदर और अभिमानी इमेज उसके सुंदर चेहरे के साथ उसकी प्रोफेशनलिज्म को साफ झलका रही थी। हाँ, कोई बुरी बात तो नहीं है? मैनेजर ने अपना सर हिलाते हुए नौकर को कहा। लिटिल प्रिंसेस बॉस के आंखों का तारा थी। उसे कुछ भी होता तो बॉस पूरे घर को सर पर उठा लेते। इसलिए लिटिल प्रिंसेस के लिए सिलेक्ट होने वाली नर्स सबसे बेस्ट होनी चाहिए थी। अगर लिटिल प्रिंसेस की नर्स को लेकर कुछ भी गड़बड़ होती तो पूरा स्टाफ मुश्किल में पड़ जाता। इस समय तक साक्षी को पूरी तरीके से लगने लगा था कि जीत उसकी ही होनी है। खुशी में झूमते हुए उसने अर्पिता को बड़े घमंड के साथ कहा, अर्पिता, यही भला होगा कि तुम अभी खुद से ही गिव अप कर दो। तुम तो जानती हो यहाँ सबसे बेस्ट कौन है, नहीं तो तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा फील होगा। अर्पिता को साक्षी की इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उसने नौकर को वहां से उठते हुए देखा। यहाँ तक कि वहां खड़े बाकी नौकर भी बड़ी जल्दी में उठने लगे।
ये सीन तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। अगले ही पल एक बड़ी इंसान की छवि आंखों के सामने चलकर आने लगी। गहरी और बड़ी आंखें, चेहरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली नाक, ऊंची हाइट, मस्कुलर बॉडी, पतले और लाल होंठ जो कि एक रहस्यमयी स्माइल का शेप बना रहे थे। वो सिंपल व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए था, सेल्फ कॉन्फिडेंस और जोश से भरा हुआ। उसका लुक काफी इन्फ्लुएंशियल था। एक परफेक्ट चेहरा जो कभी कोई देख ले तो कभी उसकी नजरें उस चेहरे को भूल ना पाए। अर्पिता उस समय तक दंग रह चुकी थी, अपनी और उस आदमी को आता देख। अर्पिता की आंखें मानो अब उसके चेहरे से बाहर ही निकल आती। उसकी आंखें उसके साथ कोई खेल नहीं खेल रही थी, बल्कि ये तो सच था। ये तो वाकई में वही आदमी था जो कल उससे हॉस्पिटल में टकराया था और जिसके साथ अर्पिता की फर्स्ट किस भी हुई थी। वही रूड आदमी जो बिना माफी मांगे कल अर्पिता को इग्नोर करते हुए चला गया था। ये नहीं हो सकता। ये यहाँ क्या कर रहा है? बॉस? नौकर का उस इंसान को बॉस कहकर पुकारना अर्पिता के लिए किसी झटके से कम ना था। अब तक वो ये समझ चुकी थी कि संजय मित्तल ही इन लोगों का बॉस है। बॉस? ये तो संजय मित्तल है, वही बड़ा आदमी जो उसका इंटरव्यू लेने वाला था। अर्पिता ने कल हुए उस इंसान के साथ अपने छोटे से तनाव को याद किया और भीड़ में खुद को छुपाने लगी कि किसी तरह वो वहां से निकल सके। इतनी बड़ी तकरार होने के बाद वो कैसे उस इंटरव्यू को क्लियर कर सकती थी? उसे पक्का भरोसा था कि वो इस इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाती। अगर उसे कल पता होता कि इंटरव्यू लेने वाला ही संजय मित्तल है तो वो जल्दी से अपना केक उठाकर उसकी नजरों में आने से पहले वहां से निकल जाती। उसकी जगह वो सेंसिबल होकर उस टकराव को गलती समझकर जाने देती। मेरा आपकी ओर ध्यान नहीं था, इसलिए मेरा गिरना तो तय था। मैं माफी चाहती हूँ, आप जाइए। ये कहकर वो आगे बढ़ सकती थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अर्पिता को अपने दिल में पछतावा महसूस हो रहा था। प्रिया ने पहले ही उसके लिए डेथ ऑर्डर जारी कर दिया था। अगर वो नौकरी ना कर पाती तो प्रिया काफी नाराज हो जाती। वो कुछ भी करके प्रिया के कर्ज चुकाना चाहती थी। अब तो बस वो यही उम्मीद कर सकती थी कि संजय मित्तल उसके पास से गुजरा है और उसने उसकी तरफ देखा नहीं है या उसका ध्यान उसकी तरफ गया नहीं है। बिल्कुल सही, संजय मित्तल मित्तल कंपनी का एकमात्र चेयरमैन था। तो फिर क्यों एक छोटे से नर्स के इंटरव्यू के लिए वो इतना परेशान होता? शायद वो बस वहां से गुजर रहा होगा। अर्पिता अपने मन ही मन भगवान को याद करने लगी थी। वो कैसे भी करके इस इंटरव्यू को क्लियर करना चाहती थी। उस आदमी को देखने लगी जो हॉल के अंदर एंटर कर रहा था। जैसे ही उसे लगा कि संजय मित्तल अब हॉल के अंदर एंटर कर रहा है, वैसे ही उसने अपने कदम मोड़ लिए और वो नौकर की ओर जाने लगा। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? बॉस, ये सब लोग लिटिल प्रिंसेस की नर्स के इंटरव्यू के लिए आए हैं। नौकर ने सिर झुकाते हुए संजय मित्तल को कहा। वो नर्स जो उसकी लिटिल प्रिंसेस का ध्यान रखेगी। संजय मित्तल ने अपनी आंखें कसी और मुड़कर वो हॉल के एंट्रेंस की तरफ जाने लगा। उसके पतले लाल होंठ कहने लगे, क्या तुमने अभी तक किसी को सिलेक्ट किया है? बस 2 लोग हैं जो अच्छे हैं। एक का नाम साक्षी है और दूसरी का नाम अर्पिता। उनके क्वालिफिकेशन काफी अच्छे हैं और उनका नॉलेज भी अच्छा है। बॉस, आप खुद ही उनका इंटरव्यू लेकर क्यों नहीं तय करते? नौकर ने उन दोनों लड़कियों का बायोडेटा संजय मित्तल को दिया और उनकी तरफ इशारा किया। जैसे ही साक्षी ने अपना नाम वहां सुना, वैसे ही वो सामने की ओर चली गई। सर को ऊपर उठाए वो सामने की ओर देखने लगी। वो नहीं चाहती थी कि वो संजय मित्तल की नजरों से गायब हो। जब संजय मित्तल ने अपनी नजरें साक्षी की ओर की, वहां मौजूद सारी लड़कियां जलन के मारे फुसफुसाने लगी। ये दिल्ली शहर का मोस्ट एलिजिबल बैचलर था, संजय मित्तल। अपना चेहरा संजय मित्तल को दिखाने के पहले खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए ताकि ये इंटरव्यू यादगार हो। अर्पिता ने देखा कि संजय मित्तल अब जा ही चुका था कि वो वापस मुड़ा। उस पल में अर्पिता का दिल निराशा से डूब गया। फिर जब उसने सुना कि नौकर ने संजय मित्तल से रिक्वेस्ट किया है कि वो साक्षी और अर्पिता में से किसी एक को चुने,
उसे अपने सपने मिट्टी में मिलते हुए दिखने लगे। अब बेस्ट तरीका यही था कि वो अपना चेहरा छुपाए रखे, जिससे 50% चांसेस बनते थे कि उसे ये जॉब मिल जाएगी। यही सोचकर ना अर्पिता आगे बढ़ी। उसने अपने आप को भीड़ में छुपा लिया और अपना चेहरा ना दिखाने की जद्दोजहद करने लगी। साथ ही आई कांटेक्ट भी अवॉइड करने लगी। अर्पिता, अर्पिता। नौकर ने कोई रिस्पॉन्स ना आने पर वापस अर्पिता का नाम लिया। बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। वहां क्यों सपने देखते हुए खड़ी हो? चलो जल्दी आओ। अर्पिता भी छुपने की ही तरीके ढूंढ रही थी, लेकिन उसके सामने खड़े लोगों ने उसकी ओर इशारा करते हुए उसके लिए रास्ता बना दिया, जिससे उसे आगे जाना ही पड़ा। जब उसे अपने हॉल के अंदर होने का होश आया, उसने देखा कि वही गहरी आंखें उसे देख रही थी।